आज या कल रात में एक बहुत अहम खबर पूरे इंटरनेशनल मीडिया के कम से कम 16 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ब्रेक करी, जिसमें 2 हिंदुस्तान के भी थे, द वायर और फ्रंटलाइन, और वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, ले मोंड, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड स्टोरी करी कि एक इजराइल में एक कंपनी है जिसका नाम है NSO, जो कि एक सॉफ्टवेयर बनाती है पेगासस, और वो सॉफ्टवेयर वो अलग अलग विदेशी सरकारों को बेचती है, जो सॉफ्टवेयर से आप किसी का भी फोन, जो स्मार्टफोन है, उसको हैक कर सकते हैं और उनके फोन में जो कुछ भी डेटा है वो आपको मिल सकता है। यानी कि फोन में आपकी किससे बात हो रही है वो आप बात सुन सकते हैं, फोन में आप जो ईमेल कर रहे हैं, फोन के जरिए जो आप ईमेल कर रहे हैं वो सारी ईमेल वो लोग पढ़ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। और उससे भी अहम बात यह है कि आपका आपके फोन का कैमरा और माइक्रोफोन दोनों को वो सॉफ्टवेयर जब चाहे ऑन कर सकता है, जब चाहे ऑफ कर सकता है। यानी कि आप किसी से अगर बैठ के भी बात कर रहे हैं तो अगर उसमें माइक्रोफोन ऑन हो गया या कैमरा ऑन हो गया तो वो लोग देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, चाहे आप बैठे बैठे बात कर रहे हैं। और ये जो स्टोरी आई है इसमें ये निकल कर आया है कि NSO कंपनी के किसी विसल ब्लोअर ने उस कंपनी के पास जो रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि जिस तरह से ये काम करता है वो ये है कि विदेशी सरकारें इस NSO कंपनी को कांटेक्ट करती हैं और $8 मिलियन यानी कि करीब 60 करोड़ रुपए वो देती हैं करीब 50 लोगों का फोन हैक करने के लिए। और उसके बाद वही कंपनी इन फोन्स को हैक करती है। मतलब गवर्नमेंट्स जो हैं वो सिर्फ नंबर सप्लाई करती हैं और उस नंबर पर जो फोन है उसको हैक करने का काम NSO का होता है और फिर वो डेटा सरकार को सप्लाई करते हैं जो उसमें से, या वो सरकारें कर सकती हैं लेकिन उसका कंट्रोल NSO के पास रहता है। तो NSO के पास पूरा डेटा रहता है कि किन लोगों का फोन हैक किया गया, कौन कौन लोग टारगेट्स हैं। और किसी NSO के इनसाइडर विसल ब्लोअर ने, जिसको अंदरूनी जानकारी थी, उसने पूरी ये इंफॉर्मेशन कुछ लोगों को दे दी और इन लोगों ने उसके बाद फिर 16 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, जो क्रेडिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया भर के, उनको कांटेक्ट किया और उन लोगों ने इसकी एनालिसिस करके और दूसरे लैब से वेरीफाई करके और उन लोगों के फोन्स की जांच करके ये पता लगाया कि हाँ, एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर यानी पेगासस सॉफ्टवेयर के थ्रू उन फोन्स को हैक किया गया। अब इसमें हिंदुस्तान के कहा जा रहा है कि 3000, अभी सारे नाम बाहर नहीं आए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के करीब 3000 नाम हैं। तो जो नाम अभी तक बाहर आए हैं उसमें कई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के आए हैं। उसमें अब राहुल गांधी का भी नाम आया है, प्रशांत किशोर का भी नाम आया है, एक महिला थी सुप्रीम कोर्ट की जिसने जस्टिस रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज लगाया था, उसकी पूरी फैमिली के फोन्स टारगेट किए गए। हमारे भीमा कोरेगांव के जो एक्टिविस्ट थे जिनको आज जेल में डाला हुआ है, उनके भी फोन्स टारगेट किए गए। तो इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, इसमें ये जर्नलिस्ट भी हैं, इसमें एक्टिविस्ट भी हैं, इसमें पार्लियामेंटेरियंस भी हैं। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के ही कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, कम से कम 2 मिनिस्टर्स, और कम से कम एक सुप्रीम कोर्ट के उस समय जो सिटिंग जज थे वो भी हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हुआ है कि हमारी सरकार, क्योंकि ये पेगासस ये कहता है कि हम ये सॉफ्टवेयर सिर्फ
सरकारों को देते हैं और किसी प्राइवेट लोगों को नहीं देते। तो जाहिर है कि अगर इतने सारे हिंदुस्तानी लोगों की, खासकर ऐसे लोगों की जो ऑपोजिशन लीडर्स थे जैसे राहुल गांधी, जो कि ऑपोजिशन के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे जैसे प्रशांत किशोर, जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे जो मोदी सरकार को एक्सपोज कर रहे थे जैसे रोहिणी सिंह, स्वाति चतुर्वेदी, सिद्धार्थ वरदराजन, एम के वेणु, वायर के, या और कुछ थोड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, या जो लोग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे जिनको कि इसी सरकार ने जेल में डाला हुआ है, अगर उन लोगों के फोन्स हैक करे गए हैं इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, तो जाहिर है कि वो हिंदुस्तान की सरकार ने ही किया है और कोई इसको नहीं कर सकता था। अभी तक सरकार का जो रिस्पॉन्स आया है वो सिर्फ इतना है कि हमने जो कुछ भी किया है कानून के हिसाब से किया है। वो ये नहीं डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने एनएसओ कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया पेगासस सॉफ्टवेयर को यूज करके यहाँ के बहुत सारे लोगों के फोन्स हैक करने के लिए, इसका कोई डिनायल नहीं आया है। बस वो ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ लीगली करते हैं, हम कोई इलीगल काम नहीं करते। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो है और ये एनएसओ कंपनी सिर्फ एक कंपनी है जो इस तरह के काम करती है, जो इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाती है, या इस तरह का ये एक सॉफ्टवेयर है। और भी सॉफ्टवेयर्स हैं इसी तरह के। एक पैकेट शेपर नाम का सॉफ्टवेयर है, एक फिन फिशर नाम का सॉफ्टवेयर है, वो भी यही इसी तरह से काम करते हैं कि लोगों के फोन या लोगों के कंप्यूटर्स को हैक कर लें और उनके कंप्यूटर में या उनके फोन में जो इंफॉर्मेशन हो वो सब ले लें। और हाल में ये कई न्यूज़ आ चुकी हैं कि पैकेट शेपर के बारे में भी आ चुकी है, फिन फिशर के बारे में भी आ चुकी है, और सबके बारे में ये आया है कि कई सरकारें इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। एक रिपोर्ट अभी दी गई है, एक बहुत अहम रिपोर्ट सिटीजन्स लैब की, जो कि एक बहुत मशहूर इस तरह का लैब है जो कि इसकी एनालिसिस करता है साइबर स्नूपिंग की। उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसका नाम है फॉर देयर आइज ओनली द कमर्शलाइजेशन ऑफ डिजिटल स्पाइंग, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि FinFisher is a line of remote intrusion and surveillance software developed by Munich-based Gamma International. Products are marketed and sold exclusively to law enforcement and intelligence agencies by UK-based Gamma Group. Though touted as lawful interception suite for monitoring criminals, FinFisher has gained notoriety because it has been used in targeted attacks against human rights campaigners and opposition activities in countries with questionable human rights records. और उनकी summary of key findings में उन्होंने बोला है, we have found command and control servers for FinSpy backdoors, part of Gamma International's FinFisher remote monitoring solution in a total of 25 countries, और जिसमें हिंदुस्तान भी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स भी है, मलेशिया, मेक्सिको, मंगोलिया, नेदरलैंड, कटार, साइबेरिया, ये सब हैं। उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी थी 2015 में, जिसमें लिखा था व्हाई इंडियन इंटेलिजेंस यूजेस स्मॉल कंपनीज लाइक सनवर्क कंसल्टेंट्स फॉर स्पाइंग टेक्नोलॉजी, और उसमें ये लिखा था बट इन अ सीरीज ऑफ मेल्स टू इटालियन स्पाईवेयर फर्म हैकिंग टीम, द कंपनी दैट इज ये सनवर्क्स negotiated for high-end surveillance equipment that it said it was buying for RAW, Research and Analysis Wing, India's intelligence agency. In emails accessed by WikiLeaks last week, Sunworks even said that the licenses had to be in its name because RAW cannot buy from foreign agencies. ET sifted through more than 3,400 hacking team emails which reveal that India's security services are also buying spying technology,
mostly through little known outfits that act as go-betweens. तो तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स और तरह तरह की कंपनीज का इस्तेमाल हिंदुस्तान की सरकार कर रही है लोगों की स्नूपिंग करने के लिए, लोगों के कंप्यूटर्स और फोन को हैक करने के लिए और लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन और पर्सनल डेटा निकालने के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने हमारे सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और SFLC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी पर काम करता है, हम लोगों ने एक पिटिशन करीब साल भर पहले दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करी थी, जिसमें हमने बताया था कि हिंदुस्तान सरकार ने 3 सिस्टम्स बनाए हैं जनरल जो नागरिक हैं सबका तरह तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। जैसे एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग सिस्टम है, एक नेट ग्रिड है, एक दूसरा है उसका एक और नाम है नेत्रा करके। तो ये सारे जो सिस्टम्स बनाए गए हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग सिस्टम जो हिंदुस्तान सरकार ने बनाया है, उसका ऑब्जेक्ट यही है कि इंटरनेट के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है, जिसके थ्रू ईमेल्स भी जाते हैं, फोन कॉल्स भी जाती हैं, तरह तरह की इंफॉर्मेशन जाती है इंडिविजुअल लोगों की, वो सारी इंफॉर्मेशन सरकार गैदर कर सके। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये पेगासस का इस्तेमाल, इसको खरीदा गया हिंदुस्तान सरकार ने NSO कंपनी से, इजराइल की NSO कंपनी से, और उसका इस्तेमाल किया गया ऑपोजिशन लीडर्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जजेस, तरह तरह के लोगों का इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए और उनके ऊपर स्पाई करने के लिए। और ये बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट का बार बार कह चुका है कि प्राइवेसी जो है ये भी एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि हमारी निजी इंफॉर्मेशन के बारे में सरकार नहीं पता लगा सकती, ये भी नहीं पता लगा सकती कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, बैंक के हम क्या ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, अनलेस कि कोई क्राइम को सॉल्व करने के लिए वो इंफॉर्मेशन जरूरी हो। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये PUCL का जजमेंट दिया था बहुत साल पहले कि फोन टैपिंग सरकार किन सर्कमस्टांसेस में कर सकती है, तो उन्होंने ये बोला था कि तभी कर सकती है अगर कोई बहुत नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो या फिर कोई क्राइम का इन्वेस्टिगेशन हो, उसके लिए अगर जरूरी हो फोन टैप करना, तब सरकार कर सकती है, और तब भी होम सेक्रेटरी की परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि यूनियन होम सेक्रेटरी की परमिशन लेकर ही तब आप किसी का फोन टैप कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो किया गया है पेगासस के द्वारा, या ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं फिनफिशर या पैकेट शेपर, या फिर ये जो कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग सिस्टम जो बनाया जा रहा है, नेत्रा, नेटग्रिड जो बनाया जा रहा है, ये सब बिल्कुल गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के भी खिलाफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हैं, हम लोगों का जो निजता का अधिकार है उसके खिलाफ है। और ये भी सामने आया है, जब हम लोगों ने ये पिटिशन फाइल करी और रिसर्च किया तो ये पता लगा, RTI के रिप्लाई में सरकार ने बोला कि हर महीने 9,000 एप्लीकेशंस पर करीब परमिशन होम सेक्रेटरी देता है, यानी कि 9,000 फोन्स को टैप करने की। होम सेक्रेटरी तो एक महीने में 9,000 एप्लीकेशंस देख ही नहीं सकता, इसके मतलब 300 एप्लीकेशन रोज देख रहा है या 400 एप्लीकेशंस रोज देख रहा है, तो ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल है होम सेक्रेटरी के लिए। इसके मतलब ये सब परमिशंस ऐसे ही रूटीनली दी जा रही हैं, बगैर ये देखे कि क्या ये इस आदमी का फोन टैप करना जरूरी है कोई नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे के लिए या फिर कोई क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इसके बारे में जब जस्टिस शाह लॉ कमीशन के चेयरमैन थे तो उन्होंने एक बहुत अहम रिपोर्ट दी थी कि ये सब ऐसा लगता है कि बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है। और ये उन्होंने बोला
अपनी रिपोर्ट में कि विद द इनिशिएशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम्स लाइक यूआईडी, नेटग्रिड, CCTNS, RSYB, DNA profiling, reproductive rights of women, privileged communications and brain mapping, most of which will be implemented through ICT platforms, and increased collection of citizen information by the government, concerns have emerged about their impact on the privacy of persons. Information is, for instance, beginning to be collected on a regular basis through statutory requirements and through e-governance projects. This information ranges from data related to health, travel, taxes, religion, education, financial status, employment disability, living situation, welfare status, citizenship status, marriage status, crime records, etc. At the moment, there is no overarching policy speaking to the collection of information by the government. This has led to ambiguity over who is allowed to collect data, what data can be collected, and what are the rights of individuals, and how the right of privacy will be protected. The extent of personal information being held by various service providers, and especially the enhanced potential for convergence that digitation carries with it, is a matter that raises serious issues about privacy. उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि बहुत कुछ उन्होंने इसके बारे में बोला. उसके बाद फिर जस्टिस श्री कृष्णा की रिपोर्ट आई जो कि डेटा प्रिवेसी वाले इश्यूज पर काम कर रहे थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बात बोली कि द डिजाइन ऑफ करंट लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया is responsible for according a wide remit to intelligence and law enforcement agencies. At the same time, it lacks sufficient legal and procedural safeguards to protect individual civil liberties. Much intelligence gathering does not happen under the remit of law. There is little meaningful oversight that is outside the executive, and there is a vacuum in checks and balances to prevent the untrammeled rise of a surveillance society. और जस्टिस शाह ने इसके बारे में भी बोला था कि भाई ये जो हर महीने ये लोग 14,000 या 9,000 रिक्वेस्ट्स टैपिंग की जो ये लोग ओके कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल बहुत गलत तरीके से हो रहा है. और इन्होंने जस्टिस श्री कृष्णा ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बोला कि भाई दूसरी कंट्रीज में, हर कंट्री में इस तरह की स्नूपिंग वगैरह के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होती है. हिंदुस्तान में इसका बिल्कुल भी कोई ओवरसाइट नहीं है और सरकार जो चाहती है कर लेती है. तो ये बहुत बड़ा और बहुत सीरियस इशू हमारे सामने आया है कि क्या इस तरह से, क्योंकि ये सिर्फ प्राइवेसी का मैटर नहीं है, ये लोकतंत्र का सवाल है. अगर सरकार जो है ऑपोजिशन लीडर्स के जो उनकी स्ट्रेटेजी के डिस्कशंस हो रहे हैं वो सब सुन सकती है, उस पर स्पाई कर सकती है. अगर जर्नलिस्ट जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और जो विसल ब्लोअर्स हैं जिनके थ्रू उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है उनकी बात सुन सकती है, तो फिर तो हमारा पूरा लोकतंत्र ही खतरे में आ जाएगा. इसलिए ये बहुत ही सीरियस और बहुत अहम मुद्दा है. और पेगासस का जो अभी एक्सपोजे आया है वो तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है. ये तो सिर्फ एक इसकी शुरुआत है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार तो तरह तरह से लोगों के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर, जजों के ऊपर स्नूप कर रही है. अगर जैसे ये एक जज का आया है कि सिटिंग जज के फोन को हैक किया गया, और ये भी अभी निकल कर आया है कि जस्टिस गोगोई के ऊपर जिस लड़की ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज लगाया था उसके पूरी फैमिली के फोन टैप कर लिए गए.
तो अगर ये सब हुआ तब तो फिर जजों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। अशोक लवासा का आया है, जो एक इलेक्शन कमिश्नर जो सरकार के हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे और डिसेंट कर रहे थे, उनका फोन भी हैक कर लिया गया। यानी कि आप हर तरह से लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वो लोग किन लोगों से बात कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो सब पता लगाकर ऑपोजिशन लीडर्स जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते हैं उसको आप विफल करने की कोशिश करते हैं। मतलब प्राइवेसी का मामला तो है ही है, लेकिन साथ में ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा मुद्दा है और लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। तो इसलिए, और ये अब रुकेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा एक ग्लोबल इशू है। पूरे ग्लोबल मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान में भी चर्चा हो रही है, और अभी तो खुलासे की शुरुआत ही हुई है। वो कह रहे हैं कि अगले 10 दिन तक इस पर हर रोज नए नए खुलासे होते रहेंगे। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसके ऊपर जनता को खड़े होकर इसके खिलाफ बोलना चाहिए। ऑपोजिशन को तो खैर बोलना ही चाहिए, पॉलिटिकल ऑपोजिशन को, मीडिया को बोलना ही चाहिए, पर क्योंकि ये जनता के निजता का अधिकार है, जनता के लोकतंत्र के अधिकार में हस्तक्षेप है, तो इसलिए जनता को भी इसके ऊपर खड़े होकर बोलना पड़ेगा और ये सब हम लोगों को बंद करवाना पड़ेगा। सरकार को जवाबदेह ठहराना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल इल्लीगली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ये सब किया जा रहा है।